हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है बड़े घर की बेटी, जो कर्नाटका हिंदी पीयूसी 1 चैप्टर 1 है और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मैंने इस वीडियो में आपके लिए रखा है बड़े घर की बेटी का पूरा सार। ओके। एंड उसके साथ साथ जो आनंदी है, जो कैरेक्टर है इसमें, जो मेन कैरेक्टर है इसका, उसके बारे में उसकी चारित्रिक विशेषताएं डाली हैं, उसके हस्बैंड के बारे में चारित्रिक मतलब आप ये कह सकते हो कि सारे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स मैंने वहां पर देने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट। बड़े घर की बेटी का सार और समरी। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी है। ये सबसे फेमस कहानियों में से एक है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी में उन्होंने संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं, कलहों, बात का बतंगड़ बन जाना और फिर आपसी समझदारी से बिगड़ती परिस्थितियों को सामान्य करने का हुनर को दर्शाया है। बड़े घर की बेटी में कहानीकार ने पारिवारिक मनोविज्ञान को बड़ी ही सूक्ष्मता से दिखाया गया। मतलब जब आप किसी परिवार में रहते हो, संयुक्त परिवार में रहते हो, तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। और जब आप अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर में जाते हो, शादी होने के बाद की जो लड़कियों की स्थिति होती है उसके बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो मनोवैज्ञानिक बहुत बोलते ना कि समझदारी की जरूरत होती है, वो इस पाठ के माध्यम से आपको समझ में आएगा। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके पितामह किसी बड़े से समय बड़े संपन्न थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। ठाकुर साहब अब अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को दे चुके थे। बेनी माधव दास कैरेक्टर आपको याद रखना है, ये आनंदी के ससुर जी हैं। ठीक है। तो उनकी संपत्ति पहले तो बहुत थी, लेकिन अब संपत्ति आधी हो चुकी है वकीलों को पैसे दे दे के। मतलब कुछ ना कुछ केस चल रहा है जिसके कारण उनकी जो संपत्ति है वो अब कम हो गई है। बेनी माधवदासी के दो बेटे हैं। ओके। अब क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, जो आपके एक मार्क का क्वेश्चन आता है कि बेनी माधवदास के कितने बेटे हैं? तो दो बेटे। एक है श्रीकंठ, जो बीए पास करके एक दफ्तर में नौकरी कर रहा है। और वही छोटा वाला बेटा लाल बिहारी, दोहरे बदन का सजीला जवान। दोहरे बदन मतलब अच्छी कटकाठी है, अच्छा मजबूत इंसान है। उसका चेहरा चेहरा भरा हुआ और चौड़ी छाती थे, लेकिन स्वभाव में श्रीकंठ के बिल्कुल विपरीत है। दोनों भाई में शरीर और बोलते हैं कि स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर श्रीकंठ दुबले पतले और समझदार इंसान है, और वहीं पे लाल बिहारी जो है वो दोहरे कद का है, मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा मजबूत है, लेकिन स्वभाव उसके विपरीत है। मतलब ज्यादा समझदार नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लाइक दैट। श्रीकंठ अंग्रेजी अंग्रेजी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रशंसक थे तथा संयुक्त परिवार के उपासक थे। वे दशहरे पर रामलीला में अभिनय भी करते थे। एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार भूपसी की चौथी लड़की आनंदी, जो बहुत सुंदर व गुड़ी थी, श्रीकंठ का विवाह हुआ। श्रीकंठ का घर एक सीधा साधा देहाती का मकान था। आनंदी सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में स्वयं को परिस्थितियों में ढाल दिया था। जो श्रीकंठ है वो पढ़ा लिखा बच्चा है। ओके, पढ़ा लिखा इंसान है। और वह क्या है, एक क्लर्की का काम करता है, एक दफ्तर में क्लर्क का काम करता है। साथ ही साथ वो प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। संयुक्त परिवार का उपासक, उपासक मतलब उसका जोर है कि संयुक्त परिवार इज अ गुड, मतलब संयुक्त परिवार में रहना, संयुक्त परिवार होना चाहिए। और दशहरे किसी में वो अभिनय करता है, सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक नाम आता है भूप सिंह। तो भूप सिंह कौन है? तो आनंदी के पिता है। एक नंबर का क्वेश्चन। और आनंदी क्या है? तो बहुत सुंदर लड़की है, गुड़ी लड़की है, और इसके साथ श्रीकंठ का विवाह हो जाता है। तो भूप सिंह जो कि अपने बोलते हैं ना अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर देते हैं, लेकिन दोनों के जो बोलते हैं ना कि रहन सहन में काफी अंतर रहता है। एक दिन दोपहर के समय आनंदी भोजन बना के चुकी थी, तभी लाल बिहारी ने उससे दो चिड़िया पकाने के लिए कहा। घर में जो पाव भर घी था, आनंदी ने वह मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी ने बिना घी के दाल देखी तो इसी बात पर आनंदी से उसकी कहासुनी हो गई। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके पर ताना मारा, तो आनंदी आपे से बाहर हो गई। इस पर अनपढ़ उज्जट लाल बिहारी ने खड़ाऊ फेंक आनंदी पर मारी। आनंदी के हाथ से खड़ाऊ रोक ली, अन्यथा उसका सिर ही फट जाता। श्रीकंठ शहर में नौकरी करता था और शनिवार को घर आता था, इसलिए आनंदी उस समय खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ के आने पर इंतजार करने लगी। श्रीकंठ के आने में 2 दिन थे। इस बीच आनंदी बिना कुछ खाए पिए कोप भवन में रहती रही। ये वो परिस्थिति होती है, ये वो घटना घटती है जहां पर से ये विवाद शुरू होता है। ठीक है। सब कोई साथ में रह रहे हैं, और एक दिन आनंदी जो नई लड़की है, जो नए घर में आई है, वो भोजन बना चुकी थी। लेकिन जो उसका छोटा भाई है श्रीकंठ का, बिहारी, लाल बिहारी, वो दो चिड़िया लेकर आता है। उससे कहता है कि तुम इसको पका दो। और वो आनंदी थोड़े बड़े घर से आई रहती है, उसको बोलते हैं ना कि नाप तौल उतना नहीं आता, तो वो क्या करती है, जितना भी घी रहता है वो उसको बनाने में उपयोग कर लेती है। लेकिन जब वो खाना खाने बैठता है तो वो कहता है कि घी की कमी है। तो इस बात पर उनके बीच में
बोलते हैं ना कहा सुनी हो जाती है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है कि लाल बिहारी आनंदी के मायके पर ताना कस देता है, हाँ तुम तो बहुत बड़े घर से आई हो, तुमको क्या है ऐसा। हर कुछ सह सकती है लड़की, लेकिन अपने घर के या अपने मायके के बारे में बुराई नहीं सह सकती। और उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी बीच में वो क्या करता है, लाल बिहारी उसे खड़ाऊ फेंक कर मार देता है। खड़ाऊ का अर्थ होता है चप्पल, जो पहले किस्म लकड़ी की चला करती थी, और जिसके कारण वो बहुत गुस्सा हो जाती है। शनिवार की शाम जब श्रीकंठ घर आए तो गांव वालों से इधर उधर की बातें करते करते रात के 10 बज गए। एकांत मिलने पर लाल बिहारी ने आनंदी की शिकायत करते हुए कहा कि भैया आप भाभी को समझा दे कि वे मुंह संभाल कर बोला करे, अपने मायके के सामने हमें कुछ नहीं समझती हैं। बेनी माधव ने भी लाल बिहारी की बात पर समर्थन किया। श्रीकंठ ने आनंदी के पास पहुंचने पर पूछा कि तुमने घर में क्या उपद्रव क्यों मचा रखा है। तब आनंदी ने श्रीकंठ को सारी घटना कह सुनी, और बताया कि लाल बिहारी के प्रहार करने पर उसका सिर फूटते फूटते बचा। यह कहकर आनंदी रोने लगी। यद्यपि श्रीकंठ धैर्यवान व शांत स्वभाव के थे, लेकिन पत्नी के आंसू व लाल बिहारी के पशुवत व्यवहार से उसका क्रोध भड़क गया। वे स्त्रियों का मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के पक्षधर थे, अतः अपनी ही स्त्री पर अत्याचार को बर्दाश्त करना असहनीय हो जाने पर प्रातः होते ही पिताजी से कह दिया कि अब वो इस घर में मेरा रहन सहन नहीं हो सकता। अब क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि श्रीकंठ सरकारी नौकरी करता है, तो वो शनिवार की शनिवार आया करता है। जब शनिवार को आता है तो पढ़ा लिखा इंसान है, जब गांव में आता है तो लोग उससे बातें करने आते हैं, लोग उससे कुछ विचार विमर्श करने आते हैं। तो ऐसा करते करते उसके रात के 10 बज जाते हैं। और जैसे ही वो एकांत होता है, मतलब जब सब कोई चले जाते हैं, तो जैसे ही वो अंदर की तरफ जाता है तो उसके छोटे भाई उसकी शिकायत करते हैं आनंदी की, भैया भाभी को आप मुंह संभाल कर बात करने के लिए बताओ, ये वो ऐसा। और साथ ही साथ जो बेनी माधव दास है वो अपने ही बेटे का पक्ष रखते हैं कि हाँ तुम्हें अब बहू को समझाना चाहिए या तुम्हें आनंदी को समझाना चाहिए। तो ये सारी बात जब सुनकर श्रीकंठ अपनी पत्नी आनंदी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने क्या उपद्रव मचा के रखा है। तब वह सारी घटना का सविस्तार बताती है और रोने लगती है। साथ ही साथ श्रीकंठ जो है वो, हमने पहले ही पढ़ा है, वो संयुक्त परिवार का पररक्षक है, मतलब बोलते हैं ना वो संयुक्त परिवार का पक्षधर है। वो औरतों की इज्जत करना जानता है, वो स्त्रियों का मान सम्मान रखना जानता है। साथ ही साथ जब उसकी पत्नी ही रोती है और उसको पता चलता है कि उसका भाई उसके साथ कैसा व्यवहार किया, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सुबह उठकर कहता है कि शायद यहाँ रहना अब हमारे लिए संभव नहीं है। बेनी माधव ने श्रीकंठ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लाल बिहारी की गलती मानने को तैयार नहीं थे। दोनों में तीखी बहस होने लगी। ठाकुर साहब को भी क्रोध आ गया। इसी बीच गांव के कुछ लोग, ऐसे ऐसे लोग जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति से जलते थे, ठाकुर के परिवार का तमाशा देखने किसी न किसी बहाने से वहां एकत्र होने लगे। बेनी माधव उनका इरादा भाप गए, इसलिए उन्होंने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन अनुभवहीन श्रीकंठ पिता का आशय न समझ सके और आवेश में आकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह या तो लाल बिहारी घर में रहेगा या वह। क्या होता है, जब बात होती है सुबह, जब बात होती है तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हुआ है तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। लेकिन जब गांव में बहुत टाइप के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो इन सारी परिस्थितियों को समझते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आग में घी का डालने का काम करते हैं या मजाक उड़ाने का काम करते हैं, या आपके घर में जब कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो उनको बड़ा मजा आता है। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो ठाकुर साहब के घर से थोड़ी सी, बोलते हैं ना कि नफरत रखा करते थे, या उनकी जो शांति है उसको नहीं चाहते थे, तो वो आकर मजे लेने लगते हैं। श्रीकंठ के जो पिता हैं बेनी माधव था, उसको बोलते हैं ना बात को समझाने का, लोगों को ये बातें ना पता चले ऐसा कोशिश करते। लेकिन श्रीकंठ सरल स्वभाव का था और उसने सामने ही कह देता है कि या तो मैं रहूंगा या तो यहाँ पर लाल बिहारी रह सकता है। लाल बिहारी पिता से अधिक बड़े भाई का लिहाज करते थे। दोनों भाइयों में अत्यधिक स्नेह था। आज भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बड़ी ग्लानि हुई, उसे पछतावा भी हो रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। आनंदी से क्षमा मांगकर घर छोड़कर जाने की बात कहते रोने लगा। जब आप अ, बुक में पढ़ेंगे तब यहाँ पे है कि लाल बिहारी अपने पिताजी से ज्यादा अपने बड़े भाई का लिहाज करता था। लिहाज करना मतलब आदर करता था, सम्मान करता था। बड़ा भाई भी उसे बहुत प्यार करता था। बड़ा भाई भी जब भी गांव शहर से गांव आता था तो उसके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आया करता था, उसे मुद्गल बना कर दी थी। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि दोनों भाई में काफी अच्छा स्नेह था, काफी अच्छा प्यार था। और जब आज लाल बिहारी ने अपने बड़े भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनी कि या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा या हम रहेंगे, तो उसे बहुत पछतावा होता है। उसे पता चलता है कि उसने जो गलती की वो बहुत बड़ी गलती थी, और वो जाकर आनंदी से माफी मांगता है।
आनंदी का क्रोध शांत हो गया था। उसने लाल बिहारी को अपनी सौगंध दे उसे रोकने से जाने से रोका और श्रीकंठ से भी उसे क्षमा करने को कहा। अंत में श्रीकंठ का हृदय भी पसीज गया और उसने लाल बिहारी को क्षमा करते हुए गले लगा लिया। बेनी माधव भी यह सब देखकर प्रसन्न हुए और सब आनंदी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। जब लाल बिहारी ने आनंदी से माफी मांगी तो वो समझ गई कि अब इनके मन में पछतावा है, ये जो गलतियां हुई है उसके लिए वो शर्मिंदा है। अब उनको समझ में आ गई कि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने उनको भी माफ कर दिया और उनको सौगंध दे दी, कसम दे दी कि आप घर छोड़कर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने श्रीकंठ को भी समझाया, आनंदी ने। और उसका भी हृदय, वैसे भी श्रीकंठ अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। वो तो कुछ बोलते हैं ना कि एक छोटी सी घटना हुई थी जिसके कारण वो बहुत गुस्से में आ गया था, तो उसको भी वो समझाती है और सबके सब मिलकर क्षमा देते, मतलब बोलते हैं ना लाल बिहारी को क्षमा कर देते हैं। और ये सब चीजें देखकर बेनी माधव दास प्रसन्न होकर एक ही शब्द कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो मतलब क्या है, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, मतलब लड़कियां हमेशा समझदार होती हैं, ठीक है, सब घर को लेकर चलती हैं, परिवार को संभाल कर चलती है, और यही उनका सबसे बड़ा गुण होता है। और ये इस पार्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आनंदी का जो चरित्र चित्रण। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, आनंदी का व्यवहार कैसा था, आनंदी कैसी थी, आनंदी का स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र चित्रण क्या है, तो ये सारा यहाँ पे मैंने दिया है। वो समझदार थी, व्यवहारिक थी, स्वाभिमानी थी, कर्तव्यपरायण थी, उदार व क्षमाशील थी। तो कैसे पता चलता है समझदार थी, जब शादी होकर आती है, अपने बड़े घर से आती है लेकिन छोटे घर में वो फिर भी एडजस्ट कर लेती है, वो ये समझदारी का वो है। व्यवहारिक का, आनंदी पत्नी, बेटी और बहू के रूप में एक व्यवहारिक स्त्री है, ससुराल आकर उसने खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया था, ये उसका व्यवहारिकता है। स्वाभिमानी है, वह स्वभाव से अत्यंत सुहानी थी। जब वह अपने मायके की निंदा सह नहीं पाती है तब अपने देवर से उत्तर देते हुए कहती है कि हाथी मरा तो 9 लाख का था, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते। जिस बारे में उनके बीच में लड़ाई हुई थी एक घी को लेकर, तो वो कहती है कि जितने घी के लिए तुम मुझसे आज लड़ाई कर रहे हो ना, उतने तो मेरे यहाँ के, इतने घी तो मेरे घर के नाई और कहार खा जाते हैं। नाई और मतलब जो हमारे यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, उनको हम इतना घी खाने के लिए दे देते हैं। कर्तव्यपरायण, एक जिम्मेदार बहू की तरह आनंदी ने अपने घर के कामकाज को संभाला, सबकी देख रेख की, सबको कहते हैं ना कि अपना काम करती थी। उदार और क्षमाशील जो आनंदी ने लास्ट में किया, लाल बिहारी को भी माफ किया और साथ ही साथ अपने ही पति श्रीकंठ को भी उनसे माफ करने के लिए कहा। तो ये उसकी चारित्रिक विशेषता है, ठीक है। बड़े घर की बेटी में श्रीकंठ का चरित्र विशेषता क्या है, जो उसका आनंदी के जो हस्बैंड है, जो पति है, उसका नाम था श्रीकंठ, उसकी चारित्रिक विशेषता क्या है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक श्रीकंठ का चारित्रिक विशेषता कैसा है, श्रीकंठ धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, कैसे स्पष्ट होता है, श्रीकंठ संयुक्त परिवार का परक्षक था, वो कैसे पता चलता है, ये सारी चीजों को आप इससे लिख सकते हो। तो शिक्षित था, बीए पास किया हुआ था श्रीकंठ, आप बोलते ना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझदार था। मैं मूर्ख नहीं, पढ़ते पढ़ते श्रीकंठ निर्बल हो गया था, उसका चेहरा कांति, मतलब उसने इतनी ज्यादा पढ़ाई की थी कि उसका चेहरा थोड़ा कांतिहीन था, मतलब वो कहते हैं ना ज्यादा सुंदर नहीं था, जस्ट इसके अपोजिट कैसे था, तो लाल बिहारी काफी बलशाली था, काफी उसके चेहरे में चमक थी। तो ये सारी चीजें, सरल व स्पष्टवादी था, वो फालतू की बातें नहीं करता था, स्पष्टवादी, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। धार्मिक था, हमने पढ़ा रामलीला के में पात्र का अभिनय किया करता था, हिंदू सभ्यता का पक्षधर था, संयुक्त परिवार का पक्षधर था। ये सारी चीजें किसको बताती है, तो धार्मिकता को बताती है। सिद्धांतवादी था, एक स्वाभिमानी युवक था, जब उसने देखा कि मेरी ही घर में मेरी ही पत्नी के साथ या ये अत्याचार हो रहा है, वो स्त्रियों के अत्याचार का विरोधी था, तो उसने क्या सिद्धांत लिया, नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो चाहे किसी के घर पे भी हो, चाहे वो मेरे घर पे भी क्यों, मैंने उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो सिद्धांतवादी कहलाएगा। कर्तव्यनिष्ठ था, श्रीकंठ एक कर्तव्यनिष्ठ युवक है, वो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करता है, वो अपनी नौकरी प्रति सदा सजग रहता है और इसी कर्तव्य के कारण वह घर से दूर भी रहता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट वाला है, बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये आनंदी के ससुर है, श्रीकंठ के पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि गौरीपुर के जमींदार थे, अब समय के साथ साथ उनका जो धन है वो कम होने लगा है। दो उनके बेटे हैं और आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। श्रीकंठ जो है वो अध्ययनशील था, मेहनती था, वो बीए की डिग्री करके नौकरी करता है और उसकी आयुर्वेद में भी औषधियों में भी रुचि है, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा लड़का है लाल बिहारी, वो बदन दोहरे बदन का है, बोलते ना कि रौबीला है, स्वस्थ है और खूब खाता पीता है, मस्त रहता है। बड़े बेटे की शादी आनंदी के साथ होती है, जो कि अच्छे बड़े घर से आई होती है। ये
बेनी माधव सिंह के परिवार की संक्षिप्त परिचय है। तो आपको ये तीन जो मैंने लिख कर दिया है उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स लिखने के लिए मौका मिलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो डिपेंड करते हैं ये तीन क्वेश्चन से या तीन जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे। इसमें जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में जो कठिन शब्द आए हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।